हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर के विषय में। ये हमारा पहला पार्ट है। इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर में लगभग हमने 10 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को ना देखा हो तो प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पेपर के विषय में। तो सेकंड पेपर का ये मेरा पहला पार्ट है। जो फर्स्ट पेपर में हमने आपको बताया था तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में बताया था। और यहाँ जो टॉपिक लिया गया है सेकंड पेपर में, यह है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इस पेपर में इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में बताया गया है। जो हमारा पहला चैप्टर है उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो लिया गया है आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, उभरते आर्थिक बाजार। ये हमारा पहला चैप्टर है, आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा एवं उभरते आर्थिक बाजार। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न क्या आते हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर से जो संबंधित प्रश्न आता है वो पहला प्रश्न ये है कि आर्थिक समृद्धि से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ राष्ट्रीय आय के विस्तार से है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ राष्ट्रीय आय के विस्तार से है। इसमें यह देखना है कि वर्तमान में पहले की तुलना से अधिक उत्पादन हो रहा है या नहीं, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं, इसी का मतलब है आर्थिक समृद्धि। उत्पादन और अर्थव्यवस्था में वृद्धि से। प्रोफेसर चार्ल्स किंडलबर्गर के अनुसार इन्होंने भी बताया है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि एक संकुचित अवधारणा है जिसमें ऐसा देखा जाता है कि देश के कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन में समय के साथ कितनी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत बस हम इतना ही समझते हैं कि देश के कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन में या अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हुई, मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हुई, इसी को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इसके बाद जो हेडिंग आती है आर्थिक समृद्धि की संकल्पना, तो इसको हम समझते हैं कि आर्थिक समृद्धि की संकल्पना क्या है। आज के दौर में सभी लोग आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं और इस प्रकार के वातावरण में अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत पर लगातार ध्यान देना और उनका विकास करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन विवेचना के बाद भी इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं बन पाई है। हम केवल इतना ही समझते हैं कि आर्थिक उत्पादन या अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई है मात्रात्मक रूप से, वही आर्थिक समृद्धि है। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास शब्द का उपयोग बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की मात्रात्मक मापों की व्याख्या करने के लिए ही नहीं, बल्कि उन आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो समृद्धि उत्पन्न करते हैं। इसके लिए उत्पादन की तकनीकी में, सामाजिक दृष्टिकोण में तथा संस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है जिसमें आय तथा गैर आय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत हमने केवल इतना ही देखा था कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है या नहीं, उत्पादन में वृद्धि हो रही है या नहीं। लेकिन आर्थिक विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सामाजिक और अन्य परिवर्तन भी हो रहे हैं या नहीं। सामाजिक दृष्टिकोण और संस्थाओं में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होती है आर्थिक विकास के अंतर्गत। तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जबकि समृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है। इसके बाद हम समझते हैं आर्थिक विकास की विशेषताएं। आर्थिक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं ये हमें समझना है। तो पहली हेडिंग है एक प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस, प्रक्रम, अर्थात अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक तथा संस्थागत बदलाव होते रहते हैं। तो इसी बदलाव को ही हम कहते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब ही होता है कि लगातार बदलाव होते रहें।
दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तब भी हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है। और प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तीसरा है दीर्घकालीन सतत वृद्धि। आर्थिक विकास की विशेषता में ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि शुद्ध आय में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। कम समय में आर्थिक क्रिया के एकाएक बढ़ जाने से, जैसे कि अच्छी फसल अथवा ऐसे ही दूसरी अल्पकालिक परिस्थिति के कारण प्रति व्यक्ति आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि को आर्थिक विकास के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए, बल्कि आर्थिक विकास में सतत रूप से लंबे समय तक वृद्धि होना चाहिए। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास। ये नहीं कि पहले कुछ फ़ायदा हुआ उसके बाद नुकसान हो गया, तो उसे हम आर्थिक विकास के अंतर्गत नहीं रखते हैं। चौथा है तकनीकी अवधारणा, टेक्निकल कॉन्सेप्ट। विकास एक तकनीकी अवधारणा है जिसका अर्थ तकनीकी सुधार से है। यह सुधार प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम के रूप में, नवीन खोजों एवं अनुसंधानों के रूप में, जीवन स्तर में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के रूप में हो सकता है। तो विकास एक तकनीकी अवधारणा भी है जिसका अर्थ तकनीकी सुधार से है। यह सुधार प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम के रूप में, नवीन खोज के रूप में, अनुसंधान के रूप में, जीवन स्तर में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के रूप में हो सकता है। इसके बाद इसका पांचवा पॉइंट है उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति। आर्थिक विकास का अभिप्राय एक अच्छे जीवन या उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति होना भी है। हाई स्टैंडर्ड लाइफ को प्राप्त करने से है। अर्थात आर्थिक विकास का संबंध मानव विकास और मानव कल्याण से है। छठवां पॉइंट है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक विकास में न केवल आर्थिक परिवर्तन का ही समावेश होता है, बल्कि उसके साथ साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत के अल्प विकसित विकासशील होने के लक्षण एवं कारण बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, और भी कुछ विकासशील देश हैं जैसे इंडोनेशिया है। तो इनके विकासशील होने के लक्षण एवं कारण क्या हो सकते हैं, इसको हम समझते हैं। पहला कारण है कृषि की प्रधानता। कृषि की प्रधानता। अल्प विकसित देश मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हम जानते हैं कि जो अल्प विकसित होते हैं या जो विकासशील होते हैं वो मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्रियाओं में लगी रहती है, जबकि विकसित देशों जैसे फ्रांस की 5%, कनाडा की 3% और अमेरिका की मात्र 1% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, जबकि भारत की लगभग 57 से 60% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। तो यहाँ के अधिकांश उद्योग भी कृषि पर ही निर्भर हैं। भारत की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 22.1% है। इस प्रकार कृषि तथा प्राथमिक उत्पादन की प्रधानता अल्प विकसित देश का प्रमुख लक्षण है। तो भारत जैसे देश के विकासशील होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या केवल कृषि कार्यों में लगी हुई है। दूसरा कारण है प्रति व्यक्ति निम्न आय। यहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है, इसलिए यहाँ दरिद्रता के विशाल सागर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति आय $950 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 के अनुसार, जबकि उस समय अमेरिका में $46,040 और जापान में $37,670 और यूके यूनाइटेड किंगडम में $42,740 है। तो इस प्रकार हम देखें कि विदेशों की तुलना में जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। ये भी एक कारण है भारत के विकासशील देश होने में। अगला कारण है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। हमने देखा है कि पिछले
2-3 दशकों से विकासशील देशों की जनसंख्या में, जैसे भारत जैसे देश में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। तो विकासशील देशों की जनसंख्या में जो विकसित देशों की तुलना में अगर हम देखें तो बहुत अधिक जनसंख्या होती है विकासशील देश की। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है। इसलिए तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए एक समस्या बनी हुई है। 1980 से 91 में देखें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% और 91 से 2001 में 2% रही है। अगली हेडिंग है पूंजी निर्माण की निम्न दर। यहाँ पूंजी की कमी के कारण भी प्रति व्यक्ति उत्पादकता का स्तर कम होता है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या होती है। यहाँ की बचत 5% से 10% होती है, जबकि विकसित देशों में 15% से 25% होती है। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होता है, इसलिए उनकी बचत बहुत कम होती है। जब बचत कम होती है तो उनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं रहता है, और पूंजी न रहने के कारण प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होता है उसमें कमी हो जाती है। तो विकासशील देश का एक ये भी कारण है कि पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है लोगों के पास। अगला कारण है तकनीकी पिछड़ापन। टेक्निकल रूप में विकासशील देश पिछड़े होते हैं। यहाँ तकनीकी पिछड़ापन होता है। अनेक तकनीकी वस्तुएं जैसे घड़ी, मशीनें, कलपुर्जे, कैलकुलेटर आदि छोटी छोटी चीज़ें भी विदेशों से मंगाई जाती हैं। प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा है कि तकनीकी प्रगति को आर्थिक विकास का एकमात्र घटक मानते हैं। जिस देश में तकनीकी प्रगति होती है वो देश जल्दी विकसित होता है, वहाँ का आर्थिक विकास जल्दी होता है। अगला कारण है रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा। यहाँ धार्मिक विश्वास एवं परंपराएं लोगों के अभिवृत्ति को निर्धारित करती हैं। यहाँ जो लोगों का एटीट्यूड निर्धारण किया जाता है वो धार्मिक विश्वास एवं परंपरा पर आधारित होता है। इन देशों की जनता भाग्यवादी, अकर्मण्य एवं साहसहीन होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, आलस्यवश बैठे रहते हैं और साहसहीन होते हैं। जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार नियम, ये सब उत्पादन के साधनों की गति को कम कर देते हैं। तो ये जो रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा है ये भी विकासशील देश का एक कारण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत के विकासशील होने के जो लक्षण एवं कारण हैं वो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या के तीव्र वृद्धि, पूंजी निर्माण की निम्न दर, तकनीकी एवं रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उपाय। विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के क्या उपाय हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला उपाय है साहसी योजना का विकास। अल्प विकसित देशों में औद्योगिकरण का विकास करने के लिए साहसी क्षमता का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इसके विकास के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन। दूसरा, विदेशी उपक्रम के उद्योगों की स्थापना की अनुमति। अगला, उत्पादन तकनीकी में सुधार और पूंजी में वृद्धि। ये 4 पॉइंट हैं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। अब उत्पादन की तकनीकी सुधार में देखें तो उत्पादन की पुरानी तकनीक को अगर छोड़ दें और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाया जाए तो कम समय में हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है और पूंजी वृद्धि करके भी हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। जैसे इन देशों में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए निम्न कार्य अपनाने चाहिए। कर नीति को ठीक प्रकार से समायोजित किया जाए। दूसरा, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। तीसरा, अदृश्य बेरोजगारी को श्रम प्रधान कार्यों में लगाया जाए। और चौथा पॉइंट है बचतों को संग्रहित करके उनका सही विनिवेश किया जाए। और चौथा पॉइंट है प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण। देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का
सदुपयोग करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उनका विस्तृत सर्वेक्षण कर उनकी उपयोगिता के संबंध में अनुसंधान किए जाएं। हमारे पास जो भी प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, हमें उसका सर्वेक्षण करना चाहिए और उसकी उपयोगिता के विषय में जानना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि हमको अधिकतम लाभ मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनाए रखने चाहिए, जैसे तकनीकी सुविधाएं, जो तकनीकी सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है उसे हम विदेशों से सीख सकते हैं, उनसे सुविधाएं मांग सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भी विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों के साथ आयात निर्यात व्यापार के संबंध में उचित नीति को अपनाया जाए और उन्हें अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जाए। ऐसा होने पर अल्प विकसित देशों का तीव्र गति से विकास हो सकेगा। और तीसरा है पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह। अल्प विकसित देशों को देश के हितों को देखते हुए विदेशी पूंजी के आगमन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास हो सकेगा। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है और इसके बाद हम दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।